दोस्तों नमस्कार। हम एक और टी20 मैच कवर करेंगे जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच आज शाम 7:30 बजे से हरारे स्पोर्ट्स क्लब में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। अगर मैं बात करूँ स्कोरिंग की तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के यहाँ पर मुकाबले होते हैं। ठीक, बात करें अगर हम बल्लेबाजी के लिए तो बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन भी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक औसत कंडीशन रहती हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। ठीक, यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला होगा वो थोड़ा सा क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, थोड़ा टफ कॉन्टेस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको टीम में भी प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, बल्लेबाजी में यहाँ पर आप मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है उन पर फोकस करके चलना, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, बल्लेबाजों की फॉर्म के बेस पर ही आप उनको पिक करके चलेंगे। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर की बात करूँ तो यहाँ पर पेसर जो गेंदबाज हैं उनको विकेट से थोड़ा सा ज़्यादा मदद रहती है। हाँ, स्पिनर भी ठीक-ठाक मतलब वो अपना औसत प्रदर्शन रखते हैं। ठीक, उसके बाद एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की, तो वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें अब तक टोटल 53 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 30 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 23 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 156 का। अब अगर 53 में से 30 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो हम कह तो सकते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन हमको ध्यान ये भी देना है कि 23 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत रही है, तो इसका मतलब बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें भी यहाँ पर बहुत सारे मुकाबले जीतती हैं। ठीक है, ये तो कई बातों पर भी निर्भर करता है कि कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम रहता है, बैट्समैन को कितनी मदद रहती है, बॉलर को कितनी मदद रहती है। ठीक है, अगर बल्लेबाज स्कोर करता है वो मिडिल ऑर्डर का है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर करते हैं, और गेंदबाजी में पेसर को मदद मिलती है, स्पिनर को मदद मिलती है। ठीक है, और जैसे ये दोनों टीमों के प्लेयरों का फॉर्म है और जैसा ये पिच कंडीशन है, इन इन दोनों के टीमों के बीच ये मुकाबला किस प्रकार का हो सकता है, तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे को देते रहूँगा। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 25 बार बना है, 150 टू 169 13 बार, तो मैक्सिमम इस यहाँ पर जो होता है स्कोर आपको 140 टू 160 70 के अराउंड ही ज़्यादातर मुकाबले देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर बात करें वेन्यू मैचेस की, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के अब तक मुकाबले हुए हैं, तो परसों सॉरी यहाँ पर को 20 होना चाहिए था, 20 जुलाई 2025 को मुकाबला खेला गया था, तो वो खेला गया था जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच। ठीक है, जहाँ पर जिम्बाब्वे ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 144 रन का स्कोर किया था, विकेट मात्र 6 गिरे थे, और साउथ अफ्रीका ने उसको आसानी से चेज कर लिया था केवल 3 विकेट के नुकसान पर। ठीक हो गया, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है 6 विकेट गिरे थे, टोटल पूरे विकेट नहीं गिर पाए, समझ रहे हो। तो कुछ मुकाबले यहाँ पर क्या होता है, जिम्बाब्वे के बदले में अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करती तो मे भी ज़्यादा स्कोर देखने को मिलेगा। तो दोनों टीमें किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है ये भी अहम फैक्टर रहता है। ठीक है, इस वाले मुकाबले में 144 रन बनाए, पावर प्ले में लगभग विकेट गिरे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर को फर्स्ट इनिंग हो या और सेकेंड इनिंग दोनों में मतलब उनको 2-4 विकेट जरूर मिलते हैं। स्पिनर को उतने ज़्यादा यहाँ पर विकेट से उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती। ठीक, अभी मैं इसी के बेस पर टीम बनाकर भी बताऊंगा। सेकंड जो दूसरा टी20 मैच मैंने लिया है वो लिया है 16 जुलाई का। यहाँ पर न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में 173 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 5, और साउथ अफ्रीका उसको चेज नहीं कर पाए, 152 रन पर ही ऑल टीम आउट हो गई। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर जब कुछ भी हो, बैटिंग फर्स्ट करना एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है। ठीक है, इस ग्राउंड पर चेज भी हो जाता है, जैसा कि अभी ये ऊपर वाला मुकाबला था, जिम्बाब्वे 144 तो साउथ अफ्रीका 145, चेज भी हो जाता है, लेकिन चेज जो है लो स्कोरिंग वाला मुकाबला, यहाँ पर चेज होने की ज़्यादा संभावना रहती है। अगर थोड़ा सा हाई हो जाए 170-80 का स्कोर, तो ये नहीं होता है कि चेज नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, 173 और साउथ अफ्रीका 152 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है। ठीक है, पावर प्ले में यहाँ भी एक बार फिर से विकेट गिरे हैं, यानी कि टोटली मिलाकर बात करें तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, 1 से 2 विकेट, चाहे कोई टीम बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे, उसके पावर प्ले में 1 से 2 विकेट जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पर आप विशेष फोकस करके चलेंगे। ठीक, पेसर एक बार फिर से विकेट ले रहे हैं। ठीक हो गया,
तो पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर भी कभी कभी एक आध विकेट लेते हैं। औसत प्रदर्शन और स्पिनर का भी रहता है। अगर कोई अच्छा स्पिनर है तो मे बी आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं एक मैच के बेस पर टीम बनाऊं तो मैं इसी मैच को पकड़ता हूं। ठीक है, जो 16 जुलाई को खेला गया था, इसके बेस पर अगर हम टीम बनाए, मैंने पहले क्लियर कर दिया है। यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है और चेज करने वाली टीम भी जीतती है। ठीक है, तो दोनों के बेस पर टीम बना के चलेंगे। पहले बात करेंगे इसी वाले मैच के बेस पर, जहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम हाई स्कोर बनाती है और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टीम में रह जाती है चेज करने से। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है। न्यूजीलैंड ने 173 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 5, और यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, यानी कि बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन है। 3 नंबर और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी या साउथ अफ्रीका। मान लीजिए कि न्यूजीलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं पहले। तो हमको पता है कि बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, और यहाँ पर पेसर बॉलर थोड़ा बहुत पिच से मदद रह रही है। तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर आते हैं टिम सैफर्ड और डियोन कॉनवे। दोनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करें तो टिम सैफर्ड 3, 22, 97, 44, 19, 45 ये इनका स्कोर चल रहा है। टिम सैफर्ड हिटिंग टाइप के बल्लेबाज हैं, काफ़ी उतना रुकते नहीं है। ठीक है, अगर चले तो ज़बरदस्त इनिंग खेलते हैं, वरना जल्दी से जल्द आउट भी हो जाते हैं टिम सैफर्ड। और डियोन कॉनवे की बात करूँ, टिकाऊ बल्लेबाज हैं, आप इस बल्लेबाज पर थोड़ा ट्रस्ट करके चल सकते हैं। थोड़ा इस करंट में थोड़ा सा इनकी फॉर्म थोड़ा सा उतनी अच्छी चल नहीं रही है। ठीक, उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको रचिन रविंद्रा। ठीक हो गया, तो इनका करंट का फॉर्म औसत है, ठीक ठाक है, एक अच्छी पिक बन सकते हैं रचिन रविंद्रा भी। ठीक, उसके बाद डेरी मिचेल की बात करूँ, 26 रन 2 रन 5 रन 2 रन 29 17 14 ये इनका T20 का अभी तक स्टैट्स है। ये T20 के जो है आंकड़े हैं। ठीक है, तो इसको देखिए आप, तो डेरी मिचेल भी मतलब उतने ज़बरदस्त फॉर्म में T20 में तो फिलहाल है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर मिडिल ऑर्डर का जो बल्लेबाज है स्कोर कर रहा है, तो एक ठीक ठाक चॉइस बन सकते हैं, पिक भी कर सकते हैं, और आप किसी मैच में इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। मार्क चैपमैन की बात करूँ, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, 3, 24, 94, 1, 19, 42, 15 ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। एक औसती फॉर्म चल रहा है, उतना ज़बरदस्त फॉर्म इनका भी नहीं है। बेवन जैकब्स की बात करूँ, इस प्लेयर पर विशेष फोकस करके जरूर चलेंगे आप, इस प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, बेवन जैकब्स को। मिचेल ब्रेसवेल की बात करो, माइकल ब्रेसवेल, ठीक है, तो इनका देखिए गेंदबाजी के साथ साथ ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में सेकंड इनिंग हो, खासतौर पर सेकंड इनिंग में ज़्यादा टफ चांसेज हैं, और स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, तो किसी मैच में पिक भी कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको सेंटनर का जो है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, हर मैच में एक विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, तो स्पिनर का सिलेक्शन आप ध्यानपूर्वक ही करना। उसके बाद एडम मिलने की बात करें तो एडम राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं। देखिए एक विकेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पेसर को पिच से मदद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद भी नहीं है। ठीक है, मतलब है ठीक ठाक मदद है, और करंट का फॉर्म भी इनका ठीक है, तो पिक भी करना और ड्रॉप भी करना। जैकब डफी की बात करूं, करंट का फॉर्म इनका हो गया, और मैट हेनरी, ये 2 बॉलर जो हैं ज़बरदस्त फॉर्म में हैं, तो आप इन दोनों के साथ भी किसी मैच में जा सकते हैं। मैट हेनरी का तो ज़बरदस्त फॉर्म चल रहा है। ठीक है, तो ये रही आपके किसकी टीम, न्यूजीलैंड की। तो ठीक, और हमको यहाँ पर पता है भाई बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो न्यूजीलैंड में आप प्लेयर का सिलेक्शन ढंग से ही करना। टॉप ऑर्डर में से चाहें तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, किसी मैच में आप टॉप 3 में से एक को पिक करना, और किसी मैच में चाहें तो टॉप 3 में से 2 के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, वरना आप 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के बैट्समैन के साथ भी, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे उसके साथ जा सकते हैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म नहीं है तो आप नंबर 5 को भी पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद बात करें अगर हम साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, जबकि हमको पता है बल्लेबाज के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, और पावर प्ले में यहाँ पर विकेट गिरने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो साउथ अफ्रीका की तरफ से ओपनर आते हैं कौन, लोहान डी पिटोरियस, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 4, 27, 01, 37, 28 ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, थोड़ा विकेट कीपिंग के पॉइंट देते हैं। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे आपको, तो उसके अकॉर्डिंग ही पिक करके चलना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। रिचा हेंड्रिक्स की करंट की फॉर्म बेकार है, इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात है, लेकिन दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों की उतनी अच्छी कोई खास फॉर्म है नहीं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको रूबिन हरमन, ये कभी नंबर 3 पर मिलेंगे, कभी नंबर 4 पर। ठीक, तो रूबिन हरमन 63, 1, 45, 63 एक अच्छे टैलेंटेड बल्लेबाज हैं,
ठीक, विकेट कीपर सेक्शन में ही मिलेंगे रुबिन हरमन। तो आप इस प्लेयर पर किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चलना। आरवन डुशन की बात करूँ 52, 6, 16, 66 ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है T20 में। तो डसन जो है एक टिकाऊ बल्लेबाज हैं, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके आप इस प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। डसन एक बहुत ही अच्छे प्लेयर तो हैं। डेविल ब्रेविस की बात करूँ तो मिडिल ऑर्डर का ज़बरदस्त बैट्समैन है, पिक करके चल सकते हैं। जॉर्ज लिंडी की बात करें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी में भी ठीक ठाक सा प्रदर्शन रहता है। तो किसी एक मैच में ट्राई करना ज़रूर। कॉर्बिन बॉस की बात करें तो ये प्लेयर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर रह सकता है इस वाले मैच में। एंडलिस सिमलाने की बात करें 0-0, 1-1 के साथ ही इनका उतना करंट का फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। हाँ, फिर भी पेसर को पिच से मदद है, अगर लेंगे तो एक आध विकेट ले सकते हैं। पीटर की बात करें तो एक एक विकेट के साथ ही ये आगे बढ़ रहे हैं और इस इन पिचों पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना। और मतलब ठीक ठाक औसतन वो क्या है मदद है। नांद्रे ब्रदर की बात करें ये भी एक इम्पोर्टेंट इस वाले मैच में रह सकते हैं। लुंगी एंड डिगी एक एक के साथ ये भी आगे बढ़ रहे हैं। तो पेसर को जो है पिच से मदद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मदद नहीं है। ठीक, एक दो विकेट को हर कोई ले सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या ये होगी बात। उसके बाद देखिए बात करेंगे सेकंड इनिंग की। तो सेकंड इनिंग में दो कंडीशन होंगी, या तो क्या होगा, या तो टीम चेज कर लेगी या टीम चेज करते से रह जाएगी। जहाँ पर चेज नहीं कर पाएगी तो पावर प्ले में एक बार फिर से विकेट यहाँ गिरते ही हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप 3 में से एक, उसके बाद 5 नंबर, 6 और 7 में से एक के साथ जा सकते हैं। यानी कि टॉप 5, 6 में से केवल 2 बैट्समैन, टॉप 5 में से केवल 2 बैट्समैन के साथ ही जाना उचित रहेगा, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, जब आपको लगेगा कि भाई चेज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में पेसर 4 विकेट ले रहा है, तो पेसर के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन किसी मैच में आप स्पिनर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। सेकंड इनिंग में क्या है, किसी मैच में एक पेसर और एक स्पिनर और ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं। या किसी मैच जब आपको लगे कि भाई चेज नहीं कर पाएगी तो 2 पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। और कभी एक पेसर ऑलराउंडर और ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। अगर चेज हो जाएगा तो वहाँ पर भी 5 से 6 विकेट गिरेंगे लगभग औसतन इतना रेशियो रहता ही है। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, बैट्समैन को भी आप पिक करेंगे, फिर चेज हो जाएगा तो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, जैसे कि 1 नंबर 4 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। 5 या 6 में से एक को पिक करके चल सकते हैं जब आपको लगेगा कि चेज हो जाएगा प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर 2 विकल्प खुले रहते हैं। आप बॉलर के साथ भी वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से जाएँ या सेकेंड इनिंग से। और बैट्समैन जो है खासतौर पर फर्स्ट इनिंग से ही लेना, अगर आपको लगेगा कि भाई मेरे को बैट्समैन को वाइस कैप्टनसी देनी है, तो बैट्समैन को फर्स्ट इनिंग से लेना थोड़ा सा ज़्यादा उचित रह सकता है, ठीक है। और बात करें प्लेइंग 11 की, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, टिम सैफर, डेवन कॉनवे, दोनों की फॉर्म उतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं है। डेवन कॉनवे थोड़ा सा टिकाऊ बल्लेबाज है। सचिन रविंद्रा एक जो हमारे लिए उपयोगी बल्लेबाज रह सकते हैं। डैरी मिचेल, मार्क चैपमैन, इन दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं। बेवन जैकब्स की प्लेयर इस वाले मैच में भी रह सकते हैं। मिचेल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर की बात करूं, दोनों की करंट की फॉर्म एक जैसी है लगभग, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक के साथ किसी एक मैच में जाना और किसी में ड्रॉप करके भी चलना इनको। एडम मिलने, जैकब डफी और मैट हेनरी, इन 3 प्लेयरों की बात करूं तो एडम मिलने और जैकब डफी और मैट हेनरी की फॉर्म अच्छी ज़रूर चल रही है। उसके बाद बात करें अगर हम साउथ अफ्रीका की, तो लुहान डिप्टोरियस, रिचा हेंड्रिक्स, दोनों की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। बल्लेबाजी के लिए जब हाई स्कोरिंग होगा तब इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी जरूर चलना। रुबिन हरमन एक की प्लेयर की भूमिका रह सकती है। आरवन डसन की बात करूँ, ठीक है, टिकाऊ बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन हाँ किसी में पिक कर सकते हैं। डेवल ब्रेविस करंट का फॉर्म जैसा इनका है, आप इनके साथ जा सकते हैं। जॉर्ज लिंडे और कॉर्बियन बॉस, इन दोनों में से कॉर्बियन बॉस के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। उसका एक ही रीज़न है कि भाई पेसर को पीछे थोड़ा सा ज़्यादा मदद है, बस उसके अतिरिक्त तो कुछ और कारण नहीं है। उसके बाद जॉर्ज लिंडे की बात करूँ, जॉर्ज लिंडे एक इफेक्टिव प्लेयर हो सकते हैं, किसी में पिक करके जरूर चलना है। एंडलिस शिमलाने और नकाब पीटर की बात करूँ तो देखिए एंडलिस शिमलाने की फॉर्म उतनी कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। पीटर भी एक औसत प्रदर्शन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। नांदे बजाय लुंगी एंडी की दोनों
की फॉर्म ठीक-ठाक है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोनों में से दोनों को भी पिक कर सकते हैं या एक को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है? तो ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।